एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर्स हाउस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक्चुरियल टेबल्स का यूज़ कैसे करें जब भी हमें प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी हो या फॉर्मूलेज देखने हो। सो ये इसका इंडेक्स है जिसमें मेन जो हम यूज़ करेंगे वो है CS1 के कोर्स में स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। यहाँ पर क्या है कि जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस हमने पढ़ी हैं उन सब के बारे में दे रखा है, उनके मीन, वेरिएंस और भी बहुत कुछ जो अभी हमने पढ़ा भी नहीं है। और इसके आगे एक चीज़ और है जो है स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ साथ स्टैटिस्टिकल टेबल्स, जहाँ पर हम देखेंगे कि हम CDF की प्रोबेबिलिटीज़ कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी केस में बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालो x ग्रेटर देन 8, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x अप टू 7। अगर हमें 8 से बड़ी प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हम 7 तक की प्रोबेबिलिटी निकाल के, नहीं, इस केस में हम 8 तक की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 से माइनस करेंगे। तो ये CDF वाली प्रोबेबिलिटी है जिसको कैसे देखना है, मतलब अब इसमें आप 8 प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड नहीं करोगे या फिर यहाँ पर आप इन्फिनिटी तक ऐड नहीं करोगे अगर ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो। इसलिए हम इस एक्चुरियल टेबल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे ये एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला है जिसका यूज़ हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के उसके लिए किया था, PDF के लिए डेराइव करने के लिए, ठीक है। ये हमारा उतना यूज़ नहीं होगा। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है जिसका उतना यूज़ नहीं है। इसका एंड के चैप्टर्स में कुछ यूज़ है, ठीक है, जब एंड के भी, और साथ में जनरेटिंग फंक्शंस में भी हम एक एक्सपेंशन अप्रोच पढ़ेंगे, उसमें भी हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है जो हम सबको ऑलरेडी पता ही है, बट हमें यूज़ भी नहीं करना है यहाँ पे उतना। ये इसका भी हम यूज़ करेंगे आगे के चैप्टर्स में, अभी इसका कोई यूज़ नहीं है। तो ये इतने बड़े बड़े फॉर्मूलेज जो भी हैं इनको हमें लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सब हम एक्चुरियल टेबल से देख सकते हैं जो एग्ज़ाम में देखना अलाउड होता है। इसके बाद ये बेस थ्योरम है जिसका यूज़ हम बेजियन स्टैटिस्टिक्स में करेंगे। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जहाँ PF लिखा है उसका मतलब है PDF प्रोबेबिलिटी फंक्शन, और जहाँ PDF लिखा है उसका मतलब है PDF, DF का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और PGF का मतलब है प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शंस, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शंस है जो इसको हम चैप्टर 3 जनरेटिंग फंक्शंस में पढ़ेंगे। इसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम पढ़ चुके हैं उसका हमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन दे दिया, ये PDF है एक तरीके से, और साथ में CDF इन्होंने नहीं दिया। CDF जो है वो स्टैटिस्टिकल टेबल्स वाले सेक्शन में लिखा हुआ है, और PGF भी है जो हमें नहीं पढ़ना है। MGF दे रखा है, वो हम बाद में देखेंगे कि क्या होता है। मूवमेंट्स दे रखे हैं यानी कि मीन वेरिएंस दे रखा है, तो ये भी फॉर्मूलेज हमें बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये भी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हम डायरेक्ट टेबल से रेफ़र कर सकते हैं। और साथ में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमने पढ़ लिया है, इसका PDF, CDF, मीन, वेरिएंस सब कुछ हमें इसमें मिलेगा। ऐसे ही नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये चीज़ हमें दे रखी है, यानी कि हमें कुछ भी मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि हम प्रोबेबिलिटीज़ कैसे निकालते हैं। इसके आगे ये सब हमारे काम का नहीं है। इसका यूज़ हम कभी कभी कर भी सकते हैं, जैसे इसमें हमें बोला है कि डिफरेंट स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रिलेशन होता है। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अगर हमें बर्नौली से बाइनोमियल में जाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाइनोमियल से बर्नौली में आने के लिए n को 1 रखना पड़ेगा, यानी कि दोनों सेम ही होते हैं, बस बाइनोमियल के केस में n को 1 रख दो तो वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, ठीक है। तो ऐसे इसमें बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन हैं जिनको हम कमिंग वीडियोज़ में पढ़ेंगे, और ये सारे हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें ये बता रखा है कि डिफरेंट स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रिलेशन होता है। आपको नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गामा से एक्सपोनेंशियल में जाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका एक फ्लो चार्ट दे रखा है। यहाँ पर सारे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और यहाँ पर सारे कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर हमें मीन का फॉर्मूला दिया है, यहाँ वेरिएंस का, और ये टेस्टिंग के फॉर्मूलेज हैं, कुछ हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाले चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। तो इट मीन्स कि हमें जो भी यूज़ करना है, CRL भी हम पॉइंट एस्टिमेशन में पढ़ने वाले हैं,
तो हमें जो भी फॉर्मूलेज यूज़ करने हैं वो ऑलमोस्ट इसमें होते ही हैं। ये सारे फॉर्मूलेज जितने भी हैं ये सब हम लीनियर रिग्रेशन में पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पर भी आपको कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सब हम टेबल से डायरेक्ट रेफर कर सकते हैं। ये जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल से ही लास्ट चैप्टर है हमारा GLM, जिसमें एक्सपोनेंशियल फैमिली की कुछ नोटेशन होती है, तो वो ये होती है। तो तब पढ़ेंगे और तब देखेंगे कि क्या होती है, तो तब भी हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। और ये उसका मेन वेरिएंस दे रखा है, हम डायरेक्ट रेफर कर सकते हैं। दीज आर दी लिंक फंक्शंस। सो सब कुछ इस टेबल में है। EBCT एक चैप्टर है जिसमें 2 मॉडल्स हैं, मॉडल 1 एंड मॉडल 2, और दोनों मॉडल्स में कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो कि याद करना बहुत ही ट्रिकी है, जैसे ये फॉर्मूलेज, ठीक है। तो हम इसको भी एक्चुअल टेबल से डायरेक्ट रेफर कर सकते हैं। ऐसे ही ये मॉडल 2 के फॉर्मूलेज हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट CS1 में नहीं है। सो जो सबसे मेन यूज़ है एक्चुअल टेबल्स का वो है स्टैटिस्टिकल टेबल्स। यहाँ पर अगर हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो पेज 160 पर है। ऐसी परसेंटेज पॉइंट्स भी हैं 162 पे। T डिस्ट्रीब्यूशन भी है, काई स्क्वायर, F डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन, बाइनोमियल। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए अगर हमें CDF की प्रोबेबिलिटी जब भी निकालनी हो हम इस टेबल का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ से इस फॉर्मूले से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटीज दी गई है नीचे ये किसकी प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन को ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन की रेंज को, तो हमें पता चलेगा कि ये x तक की प्रोबेबिलिटीज है। हम x तक इस PDF को इंटीग्रेट करें तो इट मीन्स कि हम x तक की प्रोबेबिलिटी निकाले हैं, तो इट मीन्स कि ये ऐसे है, मतलब कि CDF की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सो इसमें जैसे सपोज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और हमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालो। सपोज प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, सपोज हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 3 तक की, ठीक है। तो हमें CDF पे वैल्यू चाहिए कब, जब x की वैल्यू क्या है 3 है। तो हम क्या करेंगे, x में पॉइंट देखेंगे कि 3 कहाँ लिखा है, 3 ये रहा। सो इट मीन्स कि 3 तक की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 0.99865। अगर कभी हमें निकालना होगा कि 4.34 तक की प्रोबेबिलिटी बताओ तो वो हम ये लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। और इसके बाद है परसेंटेज पॉइंट्स फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमेशा एक बात याद रखनी है, जब भी हम प्रोबेबिलिटी टेबल देखेंगे, दिस इज प्रोबेबिलिटी टेबल, जब भी हम प्रोबेबिलिटी टेबल देखेंगे वहाँ पे हमें x तक का एरिया दे रखा होगा, और जब भी हम परसेंटेज टेबल देखेंगे जो कुछ ऐसी है वहाँ पर हमें x से बड़ा एरिया दिया होगा, ठीक है। तो जैसे सपोज ये एक पॉइंट है x, इससे बड़ा एरिया कितना है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए कि 1.8957 से बड़ा एरिया कितना है, तो वो कितना है 2.9%। अभी हम जस्ट बेसिक देख रहे हैं इस टेबल का। जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल और हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे आएंगे तब हम परसेंटेज पॉइंट्स का सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद है T डिस्ट्रीब्यूशन। T डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये सैम्पलिंग चैप्टर में देखेंगे। अब परसेंटेज पॉइंट्स कैसे यूज़ करने हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही यूज़ करने हैं। यहाँ पर हमें x से बड़े एरियाज दे रखे हैं, ठीक है। ये V जो लिखा है यहाँ पे इसका मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि T डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर होता है वो होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, सो यहाँ पर हमें दे रखा है कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो इस पॉइंट से बड़ा एरिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो ये इतना होगा, ठीक है। सो T डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स नहीं दे रखे। उसके बाद है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, इसका यूज़ हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। तो अगर हमें x तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, यहाँ से हम देख सकते हैं 0 से x तक का एरिया है, तो अगर हमें x तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। अगर इस काई स्क्वायर में कभी हमें निकालनी होगी प्रोबेबिलिटी, सपोज प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी कि काई स्क्वायर, सपोज डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इसकी 3 है, काई स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 कहाँ तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, मान लो 4.2 तक की चाहिए, 4.2 तक की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ये रहा, ठीक है, और x की वैल्यू कहाँ तक 4.2 तक, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.7593। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे।
ऐसे ही और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए ये आगे दे रखा है, ये 25 तक दे रखा है। और ये दे रखा है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए परसेंटेज पॉइंट्स, यानी कि अगर x से बड़ा एरिया कभी चाहिए होगा तो वो हम कैसे निकालेंगे। ये भी काई स्क्वायर के लिए है। एंड दिस इज़ फॉर f डिस्ट्रीब्यूशन। f डिस्ट्रीब्यूशन भी हम यूज़ करेंगे, और f डिस्ट्रीब्यूशन और t डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए हमें प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स नहीं दिए हैं, सिर्फ परसेंटेज पॉइंट्स दिए हैं, यानी कि x से बड़ा एरिया कितना होगा ये हम इन दोनों के लिए निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इन सब में एरिया कितना होगा 10%। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 होती हैं, एफ डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स होते हैं v1 v2, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि सपोज अगर हमें कभी f1 पे देखना है तो 1 पे हम कहाँ देखेंगे, 1 ये रहा और 1 ये रहा, तो ये वाली वैल्यू देखेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। बाकी जब हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे तब हम पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी हम देख रहे हैं कि हमें एक्चुअल टेबल्स में से क्या क्या चीज़ें सीखनी है। सो एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ कैसे करना है वो देख लेते हैं। सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, जैसे कि सपोज हमें जो हमारा लैम्डा है, जो लैम्डा हम लिखते हैं नोटबुक में, उसको यहाँ पे म्यू से डिनोट किया है। तो सपोज हमें 2.20 हमारा लैम्डा है और हमें 4 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 4 ये रहा और 2.20 ये रहा, तो 4 और 2.20 का पॉइंट ये रहा, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.92750, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें कोई और x की वैल्यू चाहिए होगी या कोई और लैम्डा चाहिए होगा तो वो हम यहाँ से मैच करा सकते हैं। सपोज x2 है और लैम्डा 0.60 है, तो प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का दे रखा है, ऑलमोस्ट हर लैम्डा के लिए दिया है, जो भी हम यूज़ करेंगे। अगर नहीं दिया होगा तो हम इंटरपोलेशन लगाएंगे। इंटरपोलेशन भी आई विल टीच यू कि कैसे लगाते हैं। इसके बाद है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n की वैल्यूज़ ये रही, हमें पता है इसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं p और n, और x जहाँ तक की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। तो सपोज कि हमारा n है 6 और p है हमारा 0.2 और उसमें हमें 3 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए। सो हम ये वाला पॉइंट देखेंगे। 5 तक की चाहिए होगी तो ये देखेंगे। अब इसमें ये रहा पॉइंट, 3 तक के लिए ये रहा, 5 तक के लिए ये रहा, ठीक है। सो एक्चुअल टेबल्स देखना बहुत आसान है। अगर आपको सारे पॉइंट्स को ऐड करके प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़े उससे इट इज़ टू इजी। सो ये देखना आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे बाइनोमियल के लिए और आगे दे रखा है n7 के बाद n8 से, इसके बाद ये CS1 के सिलेबस में नहीं है। इसके बाद है स्यूडो रैंडम वैल्यूज़। सो अब ये देखते हैं कि ये क्या है। जब हम रैंडम नंबर सिमुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें कुछ नंबर्स जनरेट होते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म 0-1 डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट होते हैं, तो तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं कि हमें बोल सकते हैं कि आप एक्चुअल टेबल में से शुरू के 5 नंबर्स को उठा के कुछ नंबर जनरेट करो, तो वो हम रैंडम नंबर सिमुलेशन नहीं पढ़ेंगे, इसका भी यूज़ है। तो अगर हमें रैंडम नंबर्स नॉर्मल से चाहिए हो, स्टैंडर्ड नॉर्मल से, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और अगर यूनिफॉर्म से चाहिए हो तो हम यहाँ से ले सकते हैं। सो एक्चुअल टेबल को देखने में ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। CS1 के सिलेबस के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्नर्स हाउस। थैंक यू।